फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास से हम सब आधुनिक भारत के इतिहास का अध्याय प्रारंभ करेंगे और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोपियनों का भारत में जो प्रवेश है वो प्रवेश किस तरह से हुआ और उसके प्रवेश ने किस तरह से भारत के इतिहास को ही नहीं दुनिया के इतिहास को प्रभावित किया। वास्को डिगामा की जब बात करते हैं तो वास्को डिगामा ने भारत को खोजा। जब हम ये बात कहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या यूरोपियनों को भारत के बारे में वास्को डिगामा की जो यात्रा थी उसके पहले पता नहीं था? और यदि था तो फिर ये बात हम क्यों कहते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा? दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस बात को भी समझने की है कि यूरोपियनों का 15वीं शताब्दी से भारत में प्रवेश का एक सिलसिला जो प्रारंभ हुआ उसके पीछे का रीजन क्या था? मध्यकाल का यूरोप कैसा था और उस यूरोप में ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण वहां पर आधुनिक युग की शुरुआत हुई और इसके साथ बहुत सारी परिस्थितियां बदली, पुनर्जागरण हुए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, भौगोलिक खोजें हुए, बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की खोज हुई, बहुत सामंतवाद का पतन हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ, इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स हुए। ये सारी घटनाएं यूरोप में घटित हुई और इन सब ने मिलकर वहां पर आधुनिक युग की शुरुआत की और इस सारी जो परिस्थितियां हैं उसने किसी न किसी रूप में भारत में वास्को डिगामा या फिर यूरोपियनों के आगमन की भी जो है पृष्ठभूमि को तैयार किया। तो वो सारी परिस्थितियां आज हम समझने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो वास्तव में आधुनिक भारत को समझना चाहता है, उसकी पृष्ठभूमि को समझना चाहता है, उसके बैकग्राउंड को समझना चाहता है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और इसे जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि या आधुनिक भारत के इतिहास की जो पृष्ठभूमि की जो निर्मित हुई थी उसको आप तब तक बेहतर नहीं समझेंगे जब तक इस पूरे वीडियो को पूरा अंत तक आप देखेंगे नहीं। तो आज की इस क्लास से हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास और उसमें पहला चैप्टर देखिए, मैं खुद ही आपके लिए कितना इंटरेस्ट लेकर जो है ये सारी चीजें बनाता हूं। आधुनिक भारत का इतिहास है, भारत में यूरोपियन। अब यहाँ पे जो चार तस्वीर है, ये चार तस्वीरें जो है वो किस बात की ओर इंगित करता है? वो कौन है? ठीक है, वो कौन है और उनका क्या योगदान है विश्व के इतिहास पटल पर अगर देखा जाए तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो देखिए, पहले जो शख्स दिख रहे हैं ना, ये मार्को पोलो है। ये वेनिस इटली के निवासी थे मार्को पोलो और ये पहले यूरोपियन थे जिसने जहाज से पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया और पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद वो क्या है कि यूरोप गए। यूरोप में मार्को पोलो के पहले एक कॉन्सेप्ट ये था कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चपटी है और एक स्थान से यदि चलते चला जाए तो किसी एक बिंदु पर आने के बाद हम कहीं पे गिर सकते हैं और कहाँ गिरेंगे, क्या मेरा वजूद होगा, इस बात का कोई भी जो है जानकारी हासिल नहीं हो सकेगा। इसलिए क्या था कि पृथ्वी चपटी है तो लोग जो है या कोई भी जो है नाविक बहुत दूर तक सफर नहीं करते थे, बहुत दूर तक समुद्र में यात्रा नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था एक बिंदु पे आने के बाद गिर जाएंगे, इसलिए कुछ दूर की यात्रा करने के बाद वापस जो है वो क्या है कि लौट जाया करते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उस समय क्या था कि यूरोप में जब समुद्र तट से, ठीक है, समुद्र तट से जब जहाजें दूर जाया करती थी तो बीच समुद्र में अक्सर जो है भटकने के चांसेस रहते थे। भटकाव की उस स्थिति में डेस्टिनेशन उनका क्या है इस बात की जानकारी हासिल करना एक मुश्किल भरा कार्य था। यानी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट उस समय तक डेवलप नहीं हुआ था जिसके थ्रू बीच समुद्र में जब हम समुद्र तट से बहुत दूर जाते थे तो उस समय भटकाव की स्थिति में दिशा का निर्धारण कैसे होगा, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, इस बात को समझना बहुत ही मुश्किल होता था। ये रीजन थे जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा रिस्क समुद्र में दूर तक की यात्रा करने के लिए नहीं लेते थे। लेकिन जब मध्यकाल का अंत आया, जब हम कहते हैं आधुनिक युग की शुरुआत होने वाली थी, उस समय कुछ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के आविष्कार हुए जिसने कहीं ना कहीं समुद्र की यात्रा को सरल बना दिया
और सरल बना दिया। और जो पुनर्जागरण हुए थे, जब धर्म से जो है कह सकते हैं कि धर्म का जो असर है लोगों पर, वो असर जो है जब कम हुआ, लोगों ने फ्रीडम महसूस किया, लोगों ने एक स्वतंत्रता के नए वातावरण का एहसास किया, कुछ नया कर गुजरने का जज्बा उसके अंदर पैदा हुआ, तो फिर जाकर नए नए क्षेत्र की खोजें जो है वो प्रारंभ होती है। उसके बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में यह भी ध्यान में रखने की बात है कि कह सकते हैं कि इसके पहले कि अगर हम बात करें तो एक नक्शे के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर एक नक्शा है, हमने वर्ल्ड का जो एक नक्शा हमने लिया। तो यहां पर आपको ये जानना है, ये जो है वो क्या है, अफ्रीका है, ये आपको पता है। सॉरी, ये अफ्रीका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, यहीं पे वेस्ट इंडीज द्वीप समूह वगैरह सब ये क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए अफ्रीका के दक्षिण में ये जो एरिया है ये केप ऑफ गुड होप कहलाता है, ठीक है। ये केप ऑफ गुड होप कहलाता है। इसे उत्तम आशा अंतरीप कहकर पुकारा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ये यूरोपियन कंट्रीज है, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये सारे जो है क्षेत्र जो है वो इन सारे जगहों पर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहां पर जो यूरोप है, मध्यकाल का यूरोप जो है वो अंधकार युग कहलाता है। लेकिन फिर क्या है, इटली में पुनर्जागरण होता है, ठीक है, वहां पे पुनर्जागरण होता है, वहां पे प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय होता है। लोगों का जो कह सकते हैं कि जीवन पर जो ईसाई धर्म का, चर्च का, पादरियों का जो नियंत्रण था, वो नियंत्रण धीरे धीरे क्या हुआ, कमजोर पड़ा। उसके विरुद्ध जो है वो क्या है कि एक प्रकार से जो वर्चस्व है चर्च ने लोगों के जनजीवन पर स्थापित कर लिया था, उस प्रभाव से समाज जब मुक्त हुआ तो वो एक कह सकते हैं कि फ्रीडम का एहसास किया। जीवन के हर क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरने का एक जज्बा जो है वो क्या है कि पैदा किया। और उस समय क्या था कि बाह्य देशों के साथ हमारा जो व्यापारिक संबंध था, ये ध्यान रखिएगा कि बाह्य देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध बहुत पुराने जमाने से रहा है, बहुत ही पुराने जमाने से रहा है। आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने भी अपने समकालीन मेसोपोटामिया और फारस की सभ्यता के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। इसके बाद वैदिक युग में कुछ डिस्टर्बेंसेस आए, 6th सेंचुरी बीसी में कुछ डिस्टर्बेंसेस आए, लेकिन जब मौर्य काल आया तो फिर से कह सकते हैं बाह्य देशों के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध जो इस्टेब्लिश करने की बात आई, एक बार से उसे रिजुविनेट किया गया, उसे पुनरुज्जीवित किया गया और बाह्य देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध का फिर एक सिलसिला प्रारंभ हुआ। बीच में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस को यदि छोड़ दिया जाए तो वो आधुनिक काल तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। यानी कि बाह्य देशों के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारे व्यापारिक संबंध बहुत पुराने जमाने से रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब हम ये कहते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा, तो भारत को उसने खोजा नहीं, भारत को कह सकते हैं उसने सर्वथा एक नए मार्ग से चलकर खोजा। यानी भारत के बारे में यूरोपियनों को जानकारी बहुत पहले से थी, ठीक है। फिर वास्को डिगामा ने किया क्या, तो वास्को डिगामा ने सिर्फ एक काम किया कि उसने एक नए मार्ग से चलकर भारत पहुंचा था। यानी कि वास्को डिगामा के पहले भारत का बाह्य देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध था, आपको मालूम है ये सब सारे सिल्क रोड थे, ठीक है, रेशम मार्ग था जिस पर कि कनिष्क ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ये बात आपको पता होगा कि कनिष्क ने अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो ये स्थल मार्ग है। लेकिन अगर समुद्री मार्ग की बात करें तो यहां से भारत की जो जहाज है जो साउथ इंडिया में, ये हो जाएगा हिंद महासागर, ये हो जाएगा सॉरी ये अरब सागर, ये हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी है। और यहां से जहाज जो है वो व्यापारिक वस्तुएं लेकर फारस की खाड़ी में प्रवेश करता था। और उसके बाद जो है फिर क्या है कि यहां पर फारस की खाड़ी, इसके बाद जो है ये सॉरी ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, और यहां पे सीरिया में अलेप्पो नामक स्थान में अपनी वस्तुओं को उतारने के बाद यहीं से ये वापस लौट जाया करते थे। इसके बाद दूसरा जो समुद्री मार्ग था वो यहां से था और ये जो है लाल सागर में प्रवेश कर भूमध्य सागर, ठीक है, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान में अपनी वस्तुओं को उतारने के बाद ये जहाज यहां से वापस लौट आया करते थे। यानी कि अफ्रीका के दक्षिण से होकर जाने वाले किसी भी समुद्री मार्ग की
तब तक जानकारी नहीं थी, जब तक कि वास्को डिगामा उस नए मार्ग से चलकर भारत नहीं आया। तो वास्को डिगामा जो किया, ठीक है, और याद रखना है कि वास्को डिगामा के पहले जो व्यापारिक जहाज, अगर समुद्री मार्ग की बात करें, समुद्री मार्ग से भारत के होने वाले जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार थे, उसके लिए दो मार्ग का प्रयोग किया जाता था। एक फारस की खाड़ी में स्थित सीरिया के अलेप्पो नामक स्थान तक जहाज जाते थे, फिर इधर लाल सागर में जाकर मिस्र के अलेक्जेंड्रिया और यहाँ सीरिया के अलेप्पो में वस्तुएं उतारने के बाद फिर ये सारे जहाज वापस लौट जाते थे। और ये जहाज, ये यहाँ पे जो वस्तुएं उतारी जाती थी, यहाँ के व्यापारी इन सारी वस्तुओं को कलेक्ट करने के बाद यूरोप के भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न देशों में पहुंचा दिया करते थे। यानी कि भारत के जो व्यापारी थे, भारत के जो जहाज थे, इससे दूर नहीं जाते थे। उसका लिमिट, उसका दायरा, उसकी सीमा, सब कुछ समझ लीजिए वो यही था। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात समझने की है, वो समझने की ये है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु थी, क्यों ये यूरोपीय व्यापारी भारत आने के लिए लालायित रहते थे, क्यों इनमें उतना क्रेज क्यों था भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि भारत की जो वस्तुएं थी, ठीक है ना, विशेषकर मसालों की अगर हम बात करें, यूरोप के बाजारों में मसालों की बहुत भारी मांग होती थी। और वो मसाले की कीमत आप समझ लीजिए कि इसमें दो आंकड़ा याद रखिए कि भारत का, जब भारत में वास्को डिगामा आया था तो उसने जब यहां से वापस जाने लगा तो अपने जहाज पर जिन भारतीय वस्तुओं को लादा था उसके कुल यात्रा व्यय के 60 गुणे ज्यादा दामों पर जाकर यूरोप के बाजारों में बिका था। साथ ही उसने क्या है कि जब वो हिंदुस्तान पर कदम रखा, कालीकट बंदरगाह पर, उस समय केरल में मसालों की जो कीमत हुआ करती थी वो यूरोप के बाजारों में जाकर 26 गुणे ज्यादा दामों पर बिका करती थी। यानी आप ये समझ लीजिए 100 रुपए किलो अगर कोई मसाला खरीदा गया तो यूरोप के बाजारों में जाकर वो 2600 रुपए किलो में बिका करता था। इतना महंगा था और इतना ज्यादा लाभप्रद था कि इसी लाभ को प्राप्त करने के लिए ये यूरोपीय व्यापारी हिंदुस्तान आने के लिए सदैव लालायित रहते थे। आप कभी जानते होंगे कि भारत का जो मसाला था, उस मसालों का इतना भारी मांग रहता था और उसके लिए वहां से इतना ज्यादा सोना और चांदी आता था कि हमने आपको बताया था कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड की अगर बात करें या फिर संगम काल की बात करें तो उस काल का एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है प्लिनी। और प्लिनी ने अपने ग्रंथ नेचुरल हिस्टोरिका, जो लैटिन भाषा में लिखा गया है, उस नेचुरल हिस्टोरिका में इस बात का दुखड़ा रोया है कि रोमन साम्राज्य का सारा सोना भारत की ओर चला जा रहा है। यानी कि ये ध्यान रखना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भारत के पक्ष में था। भारत की वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार की किसी वस्तु का भारत में उतना मांग नहीं था। तो भारत की वस्तुएं, भारत से निर्यात होता था, आयात कम होता था। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके पक्ष में होगा? भारत के पक्ष में। तो वे लोग भारत की वस्तुओं को खरीदने के लिए भारी मात्रा में सोना और चांदी लेकर आते थे और यहाँ की वस्तुओं को उसके बदले में प्राप्त कर यूरोप के बाजारों में ले जाकर बेचा करते थे। और व्यापार के इस अतिशय लाभ से एक प्रकार से वो इतने मोहित थे कि वो बारंबार भारत आना चाहते थे। भारत के साथ व्यापार इस्टेब्लिश्ड करने की लालसा उनकी जो है काफ़ी प्रबल थी। इस बात को ध्यान में रखना है। कुछ और बातें हम आपको बताएं कि अगर आप उस चीज़ों को पढ़ लें, अगर आप समझ जाएं तो आपको ये बड़ा आश्चर्य लगेगा कि भारत में, देखिए ये लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन का हम कुछ स्टेटमेंट, कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का हम बताना चाहेंगे, उससे आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि भारत के प्रति जो है यूरोपियनों का जो क्रेज है वो क्रेज किस कदर हावी था, किस कदर सर चढ़कर बोला करता था भारत के प्रभाव का। इसमें लॉर्ड कर्जन, ये लॉर्ड कर्जन है और लॉर्ड कर्जन के बारे में आप जो है जानते हैं, ठीक है। ये लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ और इसका समय जो है 1899 से 1905 के बीच में था, ठीक है।
तो वो कहता था कि अब इसमें थोड़ी बात समझिए कि भारत सदियों से पाश्चात्य जगत में निवास करने वाले चिंतनशील मानव के लिए एक कौतूहल भरा देश रहा है। भारतीय परिवेश में संस्कृति की कोई एक मुख्य धारा नहीं, बल्कि बड़ी नदियों की तरह अनेक मुख्य धाराएं, ठीक है, बड़ी नदियों की तरह अनेक मुख्य धाराएं हैं जिनके अनगिनत संगम हैं और जिन पर ना जाने कितने तीर्थ बने हैं। इन्हीं सारी विशेषताओं को देखते हुए भारत में वायसराय के रूप में कार्य कर चुके लॉर्ड कर्जन ने कभी कहा था कि भारत एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर विद्यार्थियों को कभी भी ज्ञान की पूर्णता की डिग्री हासिल नहीं होती। यानी कि भारत सांस्कृतिक रूप से इतना विविधता भरा देश, विविधताओं से इतना पूर्ण देश था कि उन सारी विविधताओं के बारे में कोई एक व्यक्ति पूरी जिंदगी लगाने के बाद भी उसकी जानकारी हासिल नहीं कर सकता। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कोई भी विद्यार्थी जो है भारत के बारे में शोध करे, रिसर्च करे, उसके बावजूद भी भारत के ज्ञान की जो है पूर्णता का वो कभी भी उसको डिग्री नहीं मिल सकता, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। इससे आप ये समझ सकते हो कि भारत की जो कह सकते हैं कि सांस्कृतिक जो विशेषताएं थी उसमें इतनी गहराई थी, इतना डाइवर्सिफिकेशन था, इतना आकर्षण था कि उसके लिए कहीं ना कहीं जो है ये यूरोपीय बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भारत सदियों से पाश्चात्य जगत में निवास करने वाले चिंतनशील मानव के लिए एक कौतूहल भरा देश रहा है। भारतीय परिवेश में संस्कृति की कोई एक मुख्य धारा नहीं, बल्कि बड़ी नदियों की तरह अनेक मुख्य धाराएं हैं जिनके अनगिनत संगम हैं और जिन पर ना जाने कितने तीर्थ बने हैं। इन्हीं सारी विशेषताओं को देखते हुए भारत में वायसराय के रूप में कार्य कर चुके लॉर्ड कर्जन ने कभी कहा था कि भारत एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर विद्यार्थियों को कभी भी ज्ञान की पूर्णता की कोई डिग्री नहीं मिलती है। इसी तरह से फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, इसने 1700 ईस्वी में भारत का वर्णन इस प्रकार किया है। यह भारत वर्ष, वर्ष मतलब स्थान होता है, यह ध्यान रखिएगा। आप सब अक्सर सुनते होंगे भारत वर्ष, लेकिन वर्ष क्यों जुड़ा है यह शायद आपको मतलब नहीं पता है। वर्ष का मतलब स्थान होता है। तो यहां पर देखिए, भारतवर्ष एक ऐसा अथाह गड्ढा है जिसमें संसार का अधिकांश सोना चांदी चारों ओर से अनेक रास्तों से आकर जमा होता है, जिससे बाहर निकलने का उसे एक भी रास्ता नहीं है। यानी ये भारत है, भारत की वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इतनी मांगे हैं कि और बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के पक्ष में है, तो इसलिए यहां से व्यापारी सोना और चांदी लेकर आते हैं, भारत की वस्तुओं को प्राप्त करके वापस चले जाते हैं। सोना और चांदी लेकर आते हैं, भारत की वस्तुओं को प्राप्त करके उधर चले जाते हैं। सोना और चांदी लेकर आते हैं, भारत की वस्तुओं को प्राप्त कर यूरोप के बाजारों में। इसी प्रकार सोना और चांदी, तो सोना और चांदी पूरी दुनिया से आकर कहां पे जमा हो रहा है? हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान जो है यहां पे आने के बाद ये सोना और चांदी बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसलिए बर्नियर ने यह कहा था कि यह भारतवर्ष एक ऐसा अथाह गड्ढा है जिसमें संसार का अधिकांश सोना और चांदी चारों तरफ से आकर, अनेक रास्तों से आकर जमा होता है, जिससे बाहर निकलने का उसे एक भी रास्ता नहीं मिलता। स्विस लेखक लैंडस्टोन ने लिखा है कि जाने के अनेक रास्ते हैं पर उद्देश्य एक ही था, चमत्कारिक देश भारत पहुंचना जो धन से लबालब भरा था। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है भारत के प्रति आकर्षण। और मैं चार और जो है शख्सियतों का, जिनका नाम आपने सुना है, हेगेल का, शेक्सपियर का, मिल्टन का, मार्को पोलो, इन सब का भी अपना एक नजरिया है। भारत को जर्मन दार्शनिक हेगेल, ठीक है, हेगेल ने मनोकामना की भूमि कहा। इसी प्रकार शेक्सपियर ने महान अवसरों की चरम सीमा बतलाया। इसी प्रकार मिल्टन की बात करें, मिल्टन ने विभिन्न देशों की विशेषता बतलाते हुए भारत के धन की चर्चा की है। और मार्को पोलो भी भारत की समृद्धि को देखकर चकित रह गया था।
तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो है कह सकते हैं देश उस समय दुनिया के जितने भी चिंतनशील जो व्यक्ति थे, जो विद्वान व्यक्ति थे, उन सारे विद्वान व्यक्तियों के लिए आकर्षण का जो है वो केंद्र था। और इसी वजह से कह सकते हैं कि यूरोपियनों का भारत के प्रति जो एक लगाव या भारत के साथ जुड़ने का, भारत के साथ व्यापार कर अतिशय लाभ कमाने की जो लालसा थी, वो लालसा प्रबल थी। और इसलिए हिंदुस्तान जो है वो क्या है कि आना चाहते थे। तो यहां पर इस बात को समझना है कि इसी समय क्यों ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है कि ये जो था व्यापार, जो हमने आपको बताया कि यहां से जहाज जाते थे मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में, सीरिया के अलेप्पो में, अपनी वस्तुएं उतारने के बाद यहीं से वापस लौट जाते थे और फिर यहां से ये सारी वस्तुएं यूरोप के बाजारों में पहुंचा दिया जाता था। और ये व्यापार कितना लाभप्रद था ये हमने आपको बताया कि वास्को डिगामा जब हिंदुस्तान आया तो केरल के मालाबार क्षेत्र में मसालों की जो कीमत हुआ करती थी वो यूरोप के बाजारों में जाकर 26 गुणे ज्यादा दामों पर बिका करता था। वास्को डिगामा जब जाने लगा तो उसने अपनी जहाज पर जिन भारतीय वस्तुओं को लादा था वो यूरोप के बाजारों में जाकर 60 गुणे ज्यादा दामों पर बिका था। और व्यापार के इसी अतिशय लाभ को प्राप्त करने के लिए ये यूरोपीय व्यापारी भारत आते रहते थे। और यहां पर इस बात को समझना है कि ये जो यहां पर वस्तुएं उतरती थी तो यहां से जो वस्तुएं यूरोप के बाजारों में जाती थी उस पूरे व्यापार पर एकाधिकार जो है वो किसका होता था? इटली वासियों का, ठीक है। लेकिन इस व्यापार का जो एशियाई हिस्सा होता था उस पर नियंत्रण जो होता था वो किसका होता था? अरब वासियों का। और जबकि यूरोप में पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम ये सारे देश है, वहां जब सामंतवाद का पतन हुआ और जब पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम जैसे नवोदित राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ तो ये सारे देश में से एक देश जो इटली पहले से उसका अपना रुतबा था, अलग था। और उसका चूंकि इस यूरोपीय व्यापार पर एकाधिकार था, एकाधिकार और ऊपर से इतना लाभप्रद व्यापार, तो इटली का जो संपन्नता इटली की थी वो दिनानुदिन बढ़ती चली जा रही थी। जो नवोदित राष्ट्रीय राज्य पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इन सब के लिए ईर्ष्या का विषय था। और वो ये चाहते थे कि इस व्यापारिक जो लाभ है, इस व्यापार लाभ से वो सब भी जुड़ सके, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि मध्यकाल में वहां पर सामंतवाद का युग था, फिर वहां पर बाद में एक बदलाव आया, सामंतवाद का पतन हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ, उसी से फिर राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। और वो राष्ट्रीय राज्य के रूप में पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग ये सारे देशों का उदय हुआ। और इटली पहले से भारत के साथ जो व्यापार का यूरोपीय हिस्सा था उस यूरोपीय हिस्से पर उसकी मोनोपोली थी, उसकी पकड़ थी जबरदस्त, इसलिए पूरा लाभ वो उठा रहा था और इसलिए इटली दिनानुदिन संपन्न होता जा रहा था। जो नवोदित जो राष्ट्रीय राज्य थे उसके लिए ईर्ष्या का विषय था और वो ये चाहते थे कि वो क्या करे कि वो भी भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ होने वाले इस लाभप्रद व्यापार से वो जुड़ सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मार्ग तो यही था, इस मार्ग पर इटली वासियों का एकाधिकार था, इटली व्यापारियों का, और वो बड़े ताकतवर थे। तो ये नवोदित राष्ट्रीय राज्य अगर इस मार्ग से व्यापार करना चाहते तो ये इटली वासी उसे करने नहीं देते, ठीक है। इस वजह से क्या था कि इन सारे देशों को ये लगा कि इन सारे देशों के साथ व्यापार तो करना है लेकिन इस मार्ग का इस्तेमाल तो हमें करने नहीं देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एक नए मार्ग की तलाश करनी है। और तब इसी जरूरत के बाद जो है कह सकते हैं कि नए राष्ट्रीय मार्ग की जो है वो खोज प्रारंभ हुई। मार्को पोलो, ये ध्यान रखना है कि वो क्या है कि उसने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद यूरोप में जाकर इस बात की सनसनीखेज जानकारी दी कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है और एक स्थान से चलते चले जाए तो फिर वापस हम उस स्थान पर आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इसके पहले पृथ्वी चपटी है का कॉन्सेप्ट था और पृथ्वी चपटी है का कॉन्सेप्ट है तो लोग बहुत दूर तक सफर नहीं करते थे, उनको लगता था किसी बिंदु पे जाके हम कहीं गिर जाएंगे।
लेकिन जब पृथ्वी गोल है, जब ये कॉन्सेप्ट आया तो गिरने की बात ही नहीं है। उनको लगा कि भाई चलते चलेंगे चलते चलेंगे चलते चलेंगे, एक दिन फिर वो वापस उस पॉइंट पे आ सकता है। और उस चलते हुए या चलते हुए जो रहने से जो बहुत सारे जो अननोन कंट्रीज है, अननोन जो मार्ग है, उन सारे मार्गों को खोजा जा सकता है। और फिर यही जो कॉन्सेप्ट था, और सबसे बड़ी बात कि वहां पर एस्ट्रोलैब और कुतुबनुमा जैसे दो नए यंत्रों का आविष्कार हुआ था। और उसकी वजह से क्या है कि बीच समुद्र में भटकाव की स्थिति में एस्ट्रोलैब और कुतुबनुमा जैसे यंत्रों से दिशा का निर्धारण करना आसान हो गया, डेस्टिनेशन तय करना आसान हो गया। तो ये सारे जो नए वातावरण, नई परिस्थितियां थी, पुनर्जागरण हो चुका था, लोगों में जज्बा था, फ्रीडम था, साहस था, कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप था, ठीक है। इस वजह से, और साथ में क्या है, साथ में जो है कह सकते हैं कि एस्ट्रोलैब और कुतुबनुमा जैसे यंत्रों का आविष्कार हो गया था। और भारत के साथ जुड़ने का, भारत के साथ व्यापार का लाभ उठाने की लालसा भी प्रबल थी। पृथ्वी गोल है का कॉन्सेप्ट भी लोगों को समझ में आ गया था। तो इन सारी परिस्थितियों के बाद सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अब नए सामुद्रिक मार्ग की खोज प्रारंभ होगी 1487 में। सबसे पहले बार्थो आगे सब लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा, बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियाज, जो कि पुर्तगाली यात्री था, वो पुर्तगाल से चला भारत तक पहुंचने के एक नए सामुद्रिक मार्ग की खोज हेतु। लेकिन यहां पे आने के बाद वो एक भयानक तूफान और बवंडर में फंस गया, एकदम जस्ट हेजिटेटिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन था, यानी जीने या मरने की स्थिति में थे। लेकिन अचानक इस जगह पर आने के बाद उसका जहाज शांत हो गया, जहाज शांत हो गया। बार्थोलोम्यो डियाज ने अपने को समझाया, अपने को संभाला, और संभालने के बाद जब देखा तो देखा कि वो एक अंतरीप में आ गया। और चूंकि उसे वहां पर जीने की एक नई उम्मीद दिखी थी, इसलिए उस अंतरीप का नाम उसने रख दिया कैप ऑफ गुड होप। इसी को उत्तम आशा अंतरीप कहकर पुकारा जाता है। लेकिन इसके बाद आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसके बाद ये यहीं से वापस लौट जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब सवाल आपसे ये पूछा जाए, और ये पूछा भी जाता है कि वो किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की थी, तो वो हो जाएगा बार्थोलोम्यो डियाज ने, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की है कि इस तरह की बातें मैं क्यों बतला रहा हूं, इसके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस है, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आप आने की क्रम, आने के कारण, प्रक्रिया, सब कुछ आप नहीं समझोगे, तो आप आधुनिक भारत को शायद बेहतर तरीके से, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए समझ पाना एक मुश्किल भरा कार्य हो जाएगा। और इसलिए ये बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं बैकग्राउंड बना रहा हूं, फिर हम लोग उस पर काम करेंगे, इसलिए इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, बार्थोलोम्यो डियाज जो है वो खोज नहीं पाए। इसके बाद स्पेन का कोलंबस चला भारत की खोज के लिए, लेकिन वो पहुंच गया कहां पे, वेस्ट इंडीज। भारत की खोज के लिए स्पेन का कोलंबस, ध्यान रखिएगा, हम कहते हैं स्पेन का कोलंबस, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये मूल रूप से इटली का रहने वाला था। चूंकि स्पेन की महारानी इसाबेला ने इसकी यात्रा को, इसके वॉयस को जो है वो स्पॉन्सर्ड किया था, इसलिए वो स्पेन का कोलंबस के नाम से जो है वो क्या कि प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वो वास्तव में मूल रूप से रहने वाला कहाँ का था, इटली का था। तो वो क्या है कि वहां से चला भारत की खोज के लिए, पहुंच गया वेस्ट इंडीज। और बाद में ये कहा जाता है कि वो अमेरिका की भी जो है खोज वैसी ने की थी, लेकिन अमेरिका का नाम जो पड़ा था जिस नाविक के नाम से, वो अमेरिगो वेस्पूसी है। अमेरिगो वेस्पूसी के नाम से अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, लेकिन अमेरिका की खोज का श्रेय अमेरिगो वेस्पूसी को नहीं जाता है, उसके खोजने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, तो वो ध्यान आपको रखना है कि वो जाता है कोलंबस को, और कोलंबस ने ही वेस्ट इंडीज द्वीप समूह को खोजा था। तो बार्थोलोम्यो डियाज के प्रयास
सफल नहीं हुए, लेकिन उसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की। स्पेन का कोलंबस भारत तक जाना चाहता था, लेकिन उसके ये प्रयास भी सफल नहीं हुए। लेकिन इस प्रयास में उसने क्या किया, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह और साथ में उसने अमेरिका की भी जो है वो खोज कर डाली। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, और ये कब हुआ था, ये 1492, ठीक है, 1492 में कोलंबस ने स्टार्ट किया। इसके बाद, इसके फिर से 5 साल बाद, पहले बार्थोलोम्यू डियाज 1487, फिर वो गया 5 साल सन्नाटा पसरा रहा। फिर 1492 में यानी 87 प्लस 5, 1492 में कोलंबस जो है भारत की खोज के लिए निकला, वो भी सफल नहीं रहा। तब वास्को डिगामा निकला 1497 में, 5 साल बाद, और वो भारत की खोज हेतु निकला, यहां पे पहुंचा, और ये उत्तम आशा अंतरिक्ष जिसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज कर चुका था, उस रास्ते से होते हुए, ये है मेडागास्कर है, अंतानाना रीबो जिसकी राजधानी है, मेडागास्कर होते हुए फिर यहां पे आए एक गुजराती पथ प्रदर्शक जो है मिल गया, अब्दुल मनीक, और उसके मार्गदर्शन, उसके सहयोग से ये केरल के मालाबार क्षेत्र में मई 1498 ईस्वी को अपना कदम रखा। और ये जो है आप देख रहे हैं क्या था, एक नए मार्ग से चलकर वो हिंदुस्तान पहुंचा। इसलिए कहा जाता है भारत को खोजा। भारत की जानकारी दुनिया को बहुत पहले से थी, लेकिन वास्को डिगामा ने सर्वथा एक नए मार्ग से चलकर भारत को खोजा। इसलिए यह कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा, बोलचाल की भाषा में। लेकिन एग्जैक्ट जो वर्ड होगा, एग्जैक्ट जो सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस ये होगा कि वास्को डिगामा ने सर्वथा एक नए मार्ग से चलकर भारत को खोजा। तो ये अपने आप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद ये वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा ने किया, और वास्को डिगामा का भारत की सरजमी पर पड़े कदम ने ना केवल भारत के इतिहास को, बल्कि याद रखिएगा दुनिया के इतिहास को प्रभावित किया। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाने वाले विंसेंट एडम स्मिथ ने कहा कि दो घटनाओं ने, दो जिन नवीन बातों ने पूरे दुनिया के इतिहास को प्रभावित किया, उसमें स्मिथ ने गिनाया जो है, उसमें पहला है स्पेन के कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज किया जाना, और वास्को डिगामा के द्वारा सर्वथा एक नए मार्ग से चलकर पूर्वी देशों तक पहुंचने के एक नए मार्ग की खोज करना। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना एडम स्मिथ ने उसे स्वीकार किया है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, और इसी सर्वथा नए मार्ग से चलकर बाद में अंग्रेज आए और पूरी दुनिया पर उसने क्या किया, अपना प्रभाव स्थापित किया, और इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की कि उसके बारे में, उसके साम्राज्य के बारे में ये कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होते।